बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर रिज़वानुल हसनैन सिद्दीकी है और मैं यहाँ माहिर नफ्सियात असिस्टेंट प्रोफेसर DG खां मेडिकल कॉलेज में काम कर रहा हूँ। मेरी वीडियोस बनाने का मकसद आप लोगों तक पहुँच गया होगा, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस। लोगों में मैं आगाही दूँ भाई नफ्सियाती मरीज़ कौन कौन से होते हैं, उनकी क्या किस्में होती हैं और उनका किस तरह से इलाज किया जाता है। तो पहले मैंने डिप्रेशन के बारे में बताया, उस पे 3 वीडियोस हैं। उसके बाद बाइपोलर इफेक्टिव डिसऑर्डर, ये जो दूसरी बड़ी बीमारी है नफ्सियात की, ये मेरी उसकी सेकंड वीडियो है। पहली जो वीडियो थी उसमें मैंने उसकी अलामात बताई थी। बाइपोलर का पेशेंट कैसे आता है, उसमें बहुत तेज़ी होती है। उसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है मेनिया और एक डिप्रेशन। थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर दूं ताकि जो पहले नहीं देख सके उन्हें समझ आ जाए। मेनिया में तेज़ी होगी, मरीज़ बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होगा, उसे नींद नहीं आएगी, घर से भाग जाएगा, गुस्सा करेगा, अनकंटेनेबल होगा और रिस्क होगा, सुसाइड का रिस्क होगा, रिस्क ऑफ सेल्फ हार्म एंड हार्म टू अदर्स। तो बड़ी बड़ी बातें करेगा, उसमें ग्रैंडियोसिटी होगी, अपने आप को खुदा ना खास्ता मैं आखिरी नबी हूँ, मैं इमाम मेहदी हूँ जैसे लोग कहते हैं, और ये इस बीमारी की वजह से होता है। मैंने पहले भी बताया था, ऐसे पेशेंट को आपने पनिश नहीं करना, ऐसे पेशेंट पे आपने ब्लेम नहीं लगाना, उनका मुआयना करवाना है किसी साइकियाट्रिस्ट से ताकि उसका इलाज हो सके। आज मैं बात करूंगा इसका ट्रीटमेंट का। बाइपोलर का जो ट्रीटमेंट है वो आप जो मेरे व्यूअर्स हैं अच्छी तरह से ये बात सुन लें। इसमें हमने 3 चीज़ें इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे मैंने पहले बताया था, बायोसाइकोसोशल मॉडल के अंडर हम इसको ट्रीट करते हैं। बायोलॉजिकली मेडिसिन एंड देन साइकोसोशल एस्पेक्ट्स, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। लोगों ने क्या करना है, उसके घर वालों ने क्या करना है, हमारा क्या काम है एज ए साइकोसोशल, उसका जो डोमेन है उस पर हमने क्या करना है। जब भी ऐसा पेशेंट किसी माहिर नफ्सियात के पास जाए और वो सिर्फ दवाएं लेकर भेज दे तो ये मुकम्मल ट्रीटमेंट नहीं होगा। ये मेरी बात आप जहन में बिठा लें। ना तो उस डॉक्टर ने इंसाफ ही की है, पेशेंट के साथ इंसाफ किया है, और ना ही ये मुकम्मल इलाज है जब तक हम उसको साइकोसोशल एस्पेक्ट्स नहीं बताएंगे इस बीमारी के बारे में। ये बीमारी सिर्फ दवाइयों से ठीक नहीं होती, और भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। नंबर 1, दवायाँ। हम 3 किस्म की इसमें मेडिसिन देते हैं। एक एंटीसाइकोटिक होगी, एक मूड स्टेबलाइज़र होगी ताकि उसका मूड स्टेबल रहे और उसमें एग्रेशन कम हो, और तीसरी बेंजोडाइज़ेपिन जिसमें उसे सिडेशन होगी और उसे नींद आएगी। पेशेंट अगर ज़्यादा एग्रेसिव हो, मेनिया के साथ अगर साइकोटिक सिम्टम्स हों, शक शुबा करे, उसमें बहुत ज़्यादा ग्रैंडियोसिटी हो, अनकंटेनेबल हो, तो उसके लिए रिकमेंडेड है उसे इंडोर ट्रीटमेंट हो, दाखिल करना पड़ता है ऐसे पेशेंट को। एडमिट करके मेरे पास सहूलत है अल्हम्दुलिल्लाह, जैन हॉस्पिटल में काफ़ी पेशेंट्स यहाँ एडमिट भी हुए हैं, ठीक भी हो रहा है, उनका ट्रीटमेंट भी हो रहा है। तो इसके साथ मेडिसिन के साथ हमें ECT लगानी पड़ती है, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरापी। ये भी एक मिथ है, मैं यहाँ बताता जाऊँ भी ECT जो करंट वाला इलाज है जिसमें थोड़ी मिकदार में हम करंट डालते हैं दिमाग के अंदर, और वो जाके उन न्यूरोकेमिकल्स पे जिनकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं या कम हो जाती हैं उनको जाके वो अकोमोडेट करता है, उनका बैलेंस करता है, एग्रेशन कम होता है, रिस्क कम होता है मरीज़ का। सुसाइडल जो ख़ुदकुशी होती है उसका चांस बहुत कम हो जाता है ECT के बाद। तो ये भी एक मिसकंसेप्शन था, ये दूर कर लें भी ECT बड़ा अच्छा इफ़ेक्टिव इलाज है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, सिर्फ इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। UK में और अमेरिका में ये फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट दिया जाता है। बाइपोलर में ये ECT रिकमेंडेड है। और एक पेशेंट बाइपोलर का था, बाइपोलर की बात हो रही है, तो उसको 100 ECT लगी थी, 90 ईयर्स उसकी एज थी। फिर उस पर रिसर्च हुई, उसका साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी किया भी हम देखें 100 ECT के बाद इसके जहन में कोई तब्दीली तो नहीं आई। तो जो उन्होंने कंक्लूजन निकाली, 100 दफ़ा ECT बरकी रहो मशीन लगाने के बाद उसके जहन में कोई तब्दीली नहीं है। लिहाजा कहने का मकसद ये है, ये सेफ़ है, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये रिकमेंडेड है, ये इलाज का हिस्सा है। उससे पेशेंट का एग्रेशन और तेज़ी कम होती है। ये बात की मैंने दवाइयों की। अब आते हैं साइकोसोशल एस्पेक्ट पे जो मैंने पहले बताया। अगर वो आपको पता नहीं है या वो हम नहीं करेंगे तो ट्रीटमेंट कंप्लीट नहीं होगा।
इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है साइको एजुकेशन। इस बीमारी के बारे में उनके जो अटेंडेंट हैं फैमिली मेम्बर्स को बताना, ये कैसी बीमारी है, इसका मोड ऑफ एक्शन कैसे है, ये किस तरह चलती है। ये 17-18 साल की एज में स्टार्ट होती है। एपिसोडिक इलनेस है, इसके एपिसोड्स आते हैं, कभी तेज़ी आती है या सुस्ती होती है डिप्रेशन वाली। तो हमने इसको स्टेबल रखना है पेशेंट को, ना तेज़ी की तरफ जाए और ना सुस्ती की तरफ है, ऐसे स्टेबल रहे। उसके लिए मूड स्टेबलाइज़र देते हैं और साथ काउंसलिंग करते हैं पेशेंट की। काउंसलिंग, साइको एजुकेशन इसका सबसे अहम हिस्सा है। साइको सोशल एस्पेक्ट बता रहा हूँ, अब बगैर मेडिसन के जो इलाज होता है। नंबर 2, ट्रीटमेंट एडहेरेंस, दवाइयों के साथ इलाज के साथ चिमट जाना। ये वो वाली बीमारी नहीं है आप महीना 2 महीना करके छोड़ दें दवाएं मरीज़ ठीक हो जाएगा। नो, लॉन्ग लाइफ है, सारी ज़िंदगी इसकी दवाएं लेनी पड़ती है। नंबर 3, लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ता है पेशेंट का, क्योंकि इसके साथ कोमार्बिड इलनेस भी हो सकती हैं, वेट ज़्यादा भी हो सकता है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, उसको भी हमने कंट्रोल करना होता है। इसमें हमने उसे एडवाइस करना होता है भी वॉक करे, नींद पूरी करे, मीठा कम खाए, डाइट पे कंट्रोल करे, ताकि वज़न ज़्यादा ना हो और कोई फिज़िकल इलनेस ना हो। 3 चीज़ें ये हो गई। चौथी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोड्रोमल सिम्टम्स। मरीज़ में कुछ अलामात होती हैं जो पहले से बताती हैं भी इसमें दोबारा बीमारी शुरू हो रही है, वो आप लोगों को पता हो। उसमें सबसे ज़्यादा जो 3 चीज़ें बहुत अहम हैं। नंबर 1, पेशेंट की सबसे पहले नींद ख़राब होगी, डिस्टर्ब होगी, कम सोएगा मरीज़। नंबर 2, इरिटेबल होगा, उसमें इरिटेबिलिटी आ जाएगी, चिड़चिड़ापन आ जाएगा। नंबर 3, वो दवाएं छोड़ देगा। जब ये चीज़ें आएँ तो समझें ये प्रोड्रोमल सिम्टम्स हैं, उस पेशेंट में ये दोबारा बीमारी आ रही है। जैसे पहले मैंने कहा एपिसोडिक इलनेस है, तो इस पे घर वालों में नज़र रखनी होती है भी ये वो वाली स्टेट तो नहीं है, चिड़चिड़ा तो नहीं है, दवाई तो नहीं छोड़ दी, नींद तो इसकी ख़राब नहीं हो गई। अगर ये अलामात हो तो फिर दोबारा आपने डॉक्टर के पास आना है, ताकि हम उसे पहले कंट्रोल कर पाएँ। ठीक हो गया। तो ये था ट्रीटमेंट जो बाइपोलर इफेक्टिव डिसऑर्डर का मैंने बताया है। उम्मीद काफ़ी है आप लोगों को समझ आ गई होगी। आप काइंडली इसे शेयर करें और इसको, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मरीज़ इसको देख सकें, लोग देख सकें और उन्हें पता चले कि ये नफ्सियाती बीमारी है और इसका इलाज है और मेरे नफ्सियात के पास इलाज है, कोई और डॉक्टर इसका इलाज नहीं कर सकता। बदकिस्मती से यहाँ जहाँ भी चले जाएँ डॉक्टर वो मेडिसिन लिख देते हैं, लेकिन ये प्रैक्टिस ठीक नहीं है। ऐसी बीमारियों का इलाज सिर्फ मेरे नफ्सियात ही बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि वो एक्सपर्ट होते हैं इन बीमारियों के, वो बेहतर जानते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।